हम अपने मित्र दरोगा जी के घर गए। मैं एक बात ये बता दूं कि ये पुलिस, ये नेता, ये ब्यूरोक्रेट्स, ये सब लोग हमारे इसलिए निशाने पर रहते हैं कि ये लोग समाज को गवर्न, राजनीति जिस दिशा में चलती है देश उस दिशा में चलता है, ब्यूरोक्रेसी जिस दिशा में चलती है व्यवस्थाएं उस दिशा में चल रही हैं। तो इस ये सब प्रतीक हैं, किसी एक को नहीं कहा जा रहा। हम अपने मित्र दरोगा जी के घर गए, देखा दरोगा जी मर गए। हम अपने मित्र दरोगा जी के घर गए, देखा दरोगा जी मर गए। हमने उनकी पत्नी से पूछा, भाभी जी दरोगा जी कैसे मर गए? क्या रस्सी से लटक कर आत्महत्या कर गए, या फिर कोई जहर पिया था, अथवा कोई एसिड लिया था, या फिर कोई जहर पाउडर फांका था? वो बोली, भाई साहब ना ही ये रस्सी से लटक कर मरे हैं, ना ही कोई जहर पिया था, ना ही कोई एसिड लिया था, ना ही कोई जहरीला पाउडर फांका था, लेकिन लाख मना करने के बावजूद कल शाम अपने गिरेबान में झांका था। ये इंट्रोस्पेक्शन का आप आत्मविश्लेषण जब करते हैं तो आपको समझ में आता है कि हम कहां पर खड़े हैं। मैं एक अपनी वो प्रतिनिधि कविता जिसके लिए हमें पंडित जी ने आज आदेश किया है, बहुत दिन बाद वो कविता सुनाने जा रहा हूँ। सत्य घटना पर आधारित है, शादी का विज्ञापन। अगर मैंने ये पिछले साल सुनाई हो तो कोई याद दिला दे, क्योंकि मुझे नहीं याद रहता कि मैं कहाँ क्या सुनाया। नहीं नहीं सुनाई ना, बहुत दिनों से नहीं सुनाई, तो इसलिए मैंने पिछले साल नहीं थी, क्योंकि मैंने पिछले साल सुनाई ही नहीं था। तो सत्य घटना पर मंत्री जी आधारित है। ये 12-14 साल पुरानी बात है। मैं क्लीन शेव रहता था, वो तो मजाक की बात थी। हम 10 भाई बहन हैं। ये सच है, इसमें सांप क्यों सूंघे आप लोगों को? हम लोग उस जमाने के भाई बहन हुआ करते थे, क्योंकि तो हमें अंग्रेजों से लड़ना था, हमें आजादी लेनी थी, तो लोगों की जरूरत थी। आज एक होता है, क्योंकि हमें महंगाई से लड़ना है, बेरोजगारी से लड़ना है, तो ज्यादा जनसंख्या के साथ इससे नहीं लड़ा जा सकता, इसको सुनना पड़ेगा। तो मैं क्लीन शेव रहता था, 10 भाई बहन, सबकी शादी हो गई और मेरी होना। कोई ससुर आता ही नहीं था, कोई नहीं आता था, आता ही नहीं था। हम बड़े परेशान की हो ही नहीं रही। अच्छा, मैं भाग भी नहीं सकता था किसी के साथ, क्योंकि मैं लड़की नहीं था। माँ बाप जहां बांधते वहीं बंधना था, कोई आता ही नहीं था। एक आया, बिल्कुल सच्ची घटना है, 14 साल पुरानी। आया, हमको देखा और चल दिया। पिताजी ने कहा, भाई साहब क्यों जा रहे हैं? बोला, इससे कौन शादी करेगा, ये तो बच्चा है। क्लीन शेव रहता था, बहुत क्यूट सा था मैं। तो मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने पूरी दाढ़ी रख ली। दूसरा है, वो भी चल दिया। पिताजी ने पूछा, आप क्यों जा रहे हैं? बोले, इससे कौन शादी करेगा, ये तो गुंडा है। तब मैंने मध्य मार्ग अपनाया। फिर भी कोई प्रपोजल नहीं आया। एक दिन लखनऊ में कवि सम्मेलन था, सुनील जोगी आमंत्रित थे, तो बोले, सर्वेश भाई घर में ही खाना खाएंगे। दोपहर के खाने पे मेरे घर आए सुनील जोगी। पिताजी बैठे, सुनील जोगी बैठे, पिताजी मुंह लटकाए बैठे हुए। तो पिताजी मुंह लटकाए बैठे, सुनील भाई ने कहा, चाचा काहे आप इतना मुंह क्यों लटकाए बैठे हैं? बोले, किसी तरह सर्वेश की शादी हो जाती तो हम भी गंगा नहा लेते। अच्छा, हमारे यहाँ जब जब कोई अच्छा या बुरा काम कंप्लीट होता है तो गंगा नहाई जाती है। हम ये नहीं समझ पा रहे थे मंत्री जी कि पिताजी मेरी शादी को अच्छा काम समझ रहे हैं कि बुरा काम समझ रहे हैं। तो सुनील भाई ने तुरंत जो है उनको सजेस्ट किया। बोले, चाचा जी ऐसा करिए, सर्वेश भाई का एक मैट्रिमोनियल विज्ञापन निकलवा दीजिए, शादी का विज्ञापन, हो सकता कोई पार्टी फंस जाए। तो मेरा विज्ञापन निकलवाया गया, उसमें मेरी उम्र 28 साल छपनी चाहिए थी, लेकिन वो गलती से 82 साल छप गई। रतन तिवारी जी इस बात के गवाह हैं, कविता के पिताजी सामने बैठे, 82 साल छप गई। अब हम निश्चिंत हो गए कि अब मेरी शादी नहीं हो पाएगी, मुझको कुंवारा ही रहना पड़ेगा। चूंकि अटल जी के शहर लखनऊ का हूं, इसलिए हो सकता है भारत का प्रधानमंत्री भी बनना पड़ जाए। लेकिन मेरे लिए प्रपोजल्स आए, 70 साल वाली का, 75 साल वाली का, कसम सच्ची घटना, झूठ बिल्कुल नहीं, 70 साल वाली का, 75 साल वाली का। तो हमने अपने पिताजी की तरफ देखा, उनकी उम्र 80 साल थी। हमने मन ही मन उनसे पूछा, जोर से तो पूछ नहीं सकते थे, मन ही मन पूछा, पिताजी ये विज्ञापन आपने मेरे लिए निकलवाया कि अपने लिए निकलवाया? बस इसी से कविता तैयार। एक बार ताली बजाइए। मैं अपने जीवन की एक अच्छी कविता आपके सामने रखना चाहता हूँ। पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आ, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि इस कविता ने मुझे पहचान भी दिलाई और प्रेम भी दिलाया, क्योंकि ये एक बड़ी समस्या को लेकर के लिखी गई कविता है और बहुत आवश्यक कविता भी है, क्योंकि युवा यहाँ पर बैठे हुए, उनके माध्यम से मैं इस बात को पूरे समाज में फैलाना चाहता हूँ।
पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया, इसलिए उन्होंने हमारा वैवाहिक विज्ञापन निकलवाया, लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। मैंने गंभीरता से भाषण दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत गंभीर हो जाइए, आप थोड़ा खुल के सुने। पिताजी को मेरी शादी का ख्याल आया, इसलिए उन्होंने हमारा वैवाहिक विज्ञापन निकलवाया, लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। शायद अखबार मेरे अस्तित्व के मामले में कुछ धोखा खा गया, इसीलिए तो मेरा वर्णन निविदा सूचना बिकाऊ माल में आ गया। इसीलिए तो मेरा वर्णन निविदा सूचना के बिकाऊ माल में आ गया। अब मुझे खरीदने के लिए निविदाएं आने लगी। मैं आपको बताऊं, निविदा को हिंदी में टेंडर नोटिस कहते हैं। मैं देखिए वो हमने इसलिए कहा कि जो शब्द समझ में आ जाए उसको हिंदी बनाइए। मैं कहता घूम रहा हूं सब जगह, भाषाविदों से, भाषा वैज्ञानिकों से, जो शब्दावली गढ़ रहे हैं उनसे, कि अंग्रेजी इसलिए विश्व भर में बढ़ती चली जा रही है क्योंकि उसने विभिन्न भाषाओं के शब्दों को अंग्रेजी में समाहित किया है, इसलिए वो विश्व भाषा बन। हमको दूसरी भाषाओं के शब्द लेने पड़ेंगे अगर हमें विश्व में व्यापकता अपनी भाषा की करनी है। अंग्रेजी ने हमारा जंगल जंगल जैसे ले लिया, हमारा पथ था PATH पाथ बना करके ले लिया, हमारा वाहन था उसको VN वैन करके ले लिया। तमाम सारे ऐसे शब्द हैं हिंदी के जिसको उसने अंग्रेजी ने एज इट इज ले लिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, व्यापक करना है तो हमें सोच बड़ी करनी पड़ेगी। सबका साथ सबका विकास अगर है तो भाषा में उन शब्दों को लेना पड़ेगा जो पॉपुलर हो चुके हैं। जैसे एक सेंटेंस है, सारे कवि मंच पर कहते हैं, संचालन में भी कहते हैं, ट्रेन लेट है। इसमें हिंदी के कितने शब्द हैं, लेकिन ये पूरा वाक्य हिंदी का है। तो इसलिए इन शब्दों को स्वीकार कर लीजिए जो दूसरी भाषा के पॉपुलर शब्द हैं, है ना। गंभीर और अच्छी बात की ताली नहीं बजा रहे आप, है? इसीलिए अच्छी बातें मंच से नहीं कही जा रही क्योंकि अच्छी बातों पे आप लोग ताली नहीं बजा रहे हैं। तो अब खरीदने के लिए टेंडर्स आने लगे, अपने अपने जोर आजमाने लगे। अब टेंडर हैं, आपकी मुस्कान ठहाकों में तब्दील हो। अब मुझे खरीदने के लिए टेंडर्स आने लगे, अपने अपने जोर आजमाने लगे। एक में था माल कितना पुराना है, दूसरे में था क्या जहां है जैसा है वहीं से उठाना है, वेयर इट इज एज इट इज। एक में था माल कितना पुराना है, दूसरे में था क्या जहां है जैसा है वहीं से उठाना है, तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन है, और चौथे पर तालियां मुस्कान ठहाके एक साथ वातावरण को प्रफुल्लित करें। तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन है, चौथा जानना चाह रहा था क्या एक बार ट्रायल करने की परमिशन है। पिताजी को लगा मामला तो संगीन होता जा रहा है। अच्छा खासा नौकरीशुदा विवाह योग्य बेटा लगता है बिगड़ी हुई मशीन होता जा रहा है। इसलिए पिताजी ने अखबार को उसकी गलती के मामले में कंप्लेंट दर्ज कराई। अखबार ने भूल सुधार की और अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली में आई। अगले दिन मेरे बारे में सूचना, अब असली कविता शुरू होती है। अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली में आई। कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। एक किराएदार से पिताजी ने पूछा, महोदय कौन है आप? वो बोला, पढ़ी लिखी जवान बेटी का गरीब बाप। वो बोला, पढ़ी लिखी जवान बेटी बाप, आपने सूचना निकाली है कि आपका नौकरीशुदा विवाह योग्य बेटा किराए के लिए खाली है। हालांकि मैं आपको मुंह मांगी रकम कभी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन वादा करता हूं कि अपना घर द्वार बेचकर कम से कम साल 2 साल के लिए किराए पर अवश्य ले पाऊंगा। अपना घर द्वार बेचकर कम से कम साल 2 साल के लिए किराए पर अवश्य ले पाऊंगा। आप मुझे हताश मत कीजिएगा, इस गरीब बेटी के बाप को निराश मत कीजिएगा। आप मुझे हताश मत कीजिएगा, इस गरीब बेटी के बाप को निराश मत कीजिएगा, क्योंकि इससे मेरा कल्याण हो जाएगा। भले साल 2 साल के लिए ही सही, पर एक निर्धन बेटी को सुहाग तो मिल जाएगा। बहुत अच्छा। भले साल 2 साल के लिए ही सही, पर एक निर्धन कन्या को सुहाग तो मिल जाएगा, और मेरी समझदार बेटी आपका पूरा किराया अदा कर जाएगी, और आपका इशारा पाते ही किसी न किसी वजह से मर जाएगी, और आपका इशारा पाते ही किसी न किसी वजह से मर जाएगी। तब आप किराया बढ़ा दीजिएगा, तब आप किराया बढ़ा दीजिएगा, अपने बेटे को दूसरी जगह उठा दीजिएगा। अब जो मैं 2 पंक्तियां कहने जा रहा हूं उसमें आपकी सहमति, तब आप किराया बढ़ा दीजिएगा, अपने बेटे को उठा दीजिएगा, क्योंकि दहेज के मौसम में आजकल ऐसे भी दिन आने लगे हैं। अगर मेरी बात से सहमत होइएगा तो सहमति की तालियां चाहिए, क्योंकि दहेज के मौसम में
आजकल ऐसे भी दिन आने लगे हैं कि माँ बाप अपने विवाह योग्य बेटों को किराए पर उठाने लगे हैं, और गरीब माँ बाप की बेटियां इसी तरह अपनी गरीबी का प्रायश्चित करती रहती हैं। व्यंग्य की असली भाषा यही है। गरीब माँ बाप की बेटियां इसी तरह अपनी गरीबी का प्रायश्चित करती रहती हैं, इसीलिए तो शादी के बाद बहुत जल्द मरती रहती हैं। तो भाइयों बहनों, ये जो मैं आपको हंसता मुस्कुराता स्माइल मैन सा दिख रहा हूं, कविता समाप्त हो रही, आपका आशीर्वाद चाहिए। भाइयों बहनों, ये जो मैं आपको हंसता मुस्कुराता स्माइल मैन सा दिख रहा हूं, असलियत ये है कि मैं एक दहेज लोभी बाप का बेटा हूं और हर साल किराए पर बिक रहा हूं, हर साल किराए पर बिक रहा हूं, हर साल।